हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर्स का जो सीरीज हमने शुरू किया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज जो शुरू किया है, उसके तहत जो हम पॉलिटी का क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले 5-7 क्लास हम इससे रिलेटेड ले चुके हैं। आप लोग उसको काफ़ी उसका समर्थन कर रहे हैं उस क्लास का। अभी हमारे जो क्लास में जो उपस्थित बच्चे हैं वो भी इस क्लास को इंजॉय कर रहे हैं। आशा है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को और काफ़ी ये आपके लिए तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाती है कि पिछले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी से आ रहे हैं और किस तरह से आपको जो है अटेम्प्ट करना है। तो उपस्थित बच्चे भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप भी इसको जो है शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। और ये सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि अभी हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, राज्यपाल जो टॉपिक यानी गवर्नर टॉपिक लेके आए हैं। गवर्नर टॉपिक से हमेशा जो है प्रश्न रहते ही रहते हैं। उसी तरीके से यह 10 वर्ष का प्रश्न है। 2015 से 2025 तक के प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है, 10 वर्षों के प्रश्नों को। तो हम शुरू करते हैं। और ये जो है पहला प्रश्न आप देख लीजिए जो 2025 में आया। 2025 से हम लोग शुरू करेंगे, घटते क्रम में बढ़ेंगे। तो शुरू करें हम, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, पहला स्टेटमेंट। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राज्य के पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी और नहीं जारी रखी जाएगी। स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं आप लोग। तीसरा है किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में कहीं गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कथन कह रहा है कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सही है। इसमें तीनों जो कथन है ना वो सही है, ठीक है, तीनों, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों कथन कैसे सही है, क्या कारण है कि तीनों कथन सही है, इसके व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान संवैधानिक कार्यालयों और विधायी निकायों के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को कानूनी प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्योंकि देखिए जो है राज्यपाल क्या है, संवैधानिक अधिकारी है और उसको जो है तमाम जो है काम करने होते हैं, संवैधानिक काम करने होते हैं। तो उसमें अगर किसी प्रकार का उसको जो है अपने कामकाज को करने में अगर उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी तो सही से वो एफिशिएंट मैनर में वो अपने काम का निष्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अपने कार्यों को सही तरीके से स्वतंत्र रूप से सुनिश्चित करे। इसलिए उसको जो है कानूनी प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार कुछ प्रदान किए गए हैं। और उसमें हम कथन एक सही देखते हैं कि क्यों सही है। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था, यही कह रहा था, ठीक है, कि अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो इस आधार पर स्टेटमेंट पहला जो है सही हो गया, ठीक है, क्योंकि यह 361 के तहत यानी 361 के तहत यह राज्यपाल को इस तरीके की इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरा जो कथन है क्यों सही है देखते हैं। अनुच्छेद 361(1)(2) के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाता है। 361(1) याद कर लीजिए और 361(2) ये दोनों जो है राज्यपाल के इम्यूनिटी प्रदान करता है। एक अपने कार्यों के प्रति उनके खिलाफ जो है वो जिम्मेदारी नहीं होती उसकी, मतलब कहने का मतलब उसको विशेषाधिकार प्राप्त होता है और किसी भी अदालत के प्रति वो जवाबदेह नहीं होता, मतलब इम्यूनिटी उसको प्रदान की जाती है। उसी प्रकार जो 361(2) जो है राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए कोई भी आपराधिक कार्यवाही न शुरू की जा सकती है न ही जारी की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा जो स्टेटमेंट था वो भी सही है। क्यों सही है देखिए, अनुच्छेद 194(2) राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में दिए गए बयानों और डाले गए मतों के लिए राज्य विधायकों को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो विधानमंडल में जो सदस्य जो होते हैं कुछ किसी प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं तो उनके खिलाफ जो है कोई भी बयान देते हैं तो उसके खिलाफ जो है किसी प्रकार का जो है उसके खिलाफ वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। उनको एक तरीके से प्रतिरक्षा मतलब न्यायालय में किसी प्रकार का उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उनको भी एक तरह से इम्यूनिटी जो है प्रदान किया जाता है जब तक वो विधानमंडल में
सदस्य हैं, और जब तक वहां ये बात अपनी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग, आप समझ गए कि क्यों कथन सही, तीनों सही था। अब हम लोग जारी रखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यह भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्या है? सूची 1 संघ सूची 7वीं अनुसूची में। दूसरा क्या है? किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तीसरा, राज्यपाल के पद की शर्तें। उपयुक्त में से किसके संबंध में किसी संवैधानिक संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें क्या है? केवल 1 और 2। ठीक है, राज्यपाल की पद की शर्तों के लिए और संघ सूची और 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाता है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। किसी राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के विस्तार से संबंधित ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें आधे राज्य होंगे, क्योंकि वो राज्य से संबंधित हो जाता है। फिर भी हम इसमें व्याख्या में देखते हैं कि क्यों जो है ए सही है, केवल 1 और 2। हाँ वही तो ए, इसीलिए तो इसमें जो है तीसरा जो है गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, संविधान का अनुच्छेद 368 के 2 के अंतर्गत संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, इसलिए उसमें आधे राज्यों की समर्थन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह संघीय शक्ति संतुलन को बदल देता है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रावधान जो संघीय शक्ति के संतुलन को बदले, तो ऐसे प्रावधान में संतुलन स्थापित करने के लिए आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह संघ की शक्ति को संतुलन में प्रभावित कर सकता है। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में संशोधन जो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के वितरण को प्रभावित करता है। हालांकि राज्यपाल की पद की शर्तों से संबंधित संशोधनों के लिए राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब मूल्यांकन में देख लीजिए कि क्यों। ऊपर मैंने व्याख्या में बता दिया। अब मूल्यांकन में आप देखिए कि पहला क्यों सही है, दूसरा क्यों सही है और तीसरा क्यों गलत है। ठीक है, तो देखिए 7वीं अनुसूची, यहां से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संघ सूची में संशोधन करने से संघीय ढांचा प्रभावित होता है, जिससे कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। तो ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि अगर 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई क्वेश्चन होता है तो आपको सीधा उसमें बताना है कि उसमें जो है आधे राज्य विधानमंडलों की जो है अनुसमर्थन या समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार कथन 2 सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में परिवर्तन केंद्र राज्य शक्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उनमें शक्तियों का बंटवारा है। अगर उसके सीमा में परिवर्तन होगा तो जो है दोनों के अधिकार क्षेत्रों में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके का कोई अगर प्रावधान हो रहा है तो हमको आधे से ज्यादा राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? इसलिए जो है कथन सही है। तीसरा कथन गलत इसलिए है कि राज्यपाल की पद की शक्तियों परिवर्तन संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करते हैं और इसके लिए राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सीधी सी बात है, इसमें कोई बट की बात ही नहीं है। अब उसी प्रकार हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न में। भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला क्या है? राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देते हैं। एक प्रथागत संबोधन मतलब ऐसा एक रीति रिवाज है जिसके तहत राज्यपाल जो है जब पहला सत्र वर्ष का प्रारंभ होता है तो उसमें एक संबोधन देते हैं। ये कथन ये कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा कथन क्या कह रहा है? जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, अब कैसे सही है? आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूं। ये तो आपको सीधा सीधा है, ये एक प्रथागत बना हुआ है कि मान लीजिए कि सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देते हैं। यह अभिभाषण कहा जाता है, राज्यपाल का अभिभाषण। ऐसे राष्ट्रपति का भी अभिभाषण होता है। ठीक है, केंद्र में। अब यहाँ पे दूसरा जो कह रहा है कि जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता तो उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करते हैं। तो ये क्या कथन सही है? इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का कारण भी है क्योंकि यहाँ कह रहा है लोकसभा का नियम। अब इसमें है कि जब तक आप उसको स्पष्ट जानकारी नहीं रहेगी आपको कंफ्यूजन होगा। तो देख लीजिए क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कथन 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार हर वर्ष
के पहले सत्र की शुरुआत में और राज्य विधानमंडल के पहले सत्र में राज्यपाल संयुक्त बैठक, यदि संयुक्त बैठक न हो तो विधानसभा को संबोधित करते हैं। अब ये मान लीजिए कि भाई विधानमंडल, अब संयुक्त बैठक तब कहेंगे ना जब कहीं विधान परिषद हो, तो हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, लेकिन वो संयुक्त व्यवस्था, अगर जहां विधान परिषद है तो संयुक्त हो जाएगा, जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा के सदस्यों को अभिभाषण देंगे वो। तो इसलिए जो है कथन एक सही है। अब आपको पता होगा कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, जो भी हो फैक्चुअल जानकारी है, जैसे आपको उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में पहले था, लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहां पे है कि नहीं ये कंफर्म जानकारी नहीं है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार यूपी में है, ये कंफर्म है। तो ये फैक्चुअल थोड़ा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 6 या 7 स्टेट है। तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसमें गवर्नर का जो अभिभाषण होता है ये सीधा सा है इसमें कि संयुक्त तब होगा जहां विधान परिषद होगा, जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा को वो संबोधन करेंगे। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद के 176 के तहत है। अब 176 भी पूछ सकता है कि संयुक्त जो है किस में अभिभाषण देने का प्रावधान है राज्यपाल का, ठीक है। इसमें सरकार की नीति योजना और विधायी एजेंडा बताया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि वर्ष में जब पहला जब सत्र शुरू हो रहा है तो उसमें सरकार का एजेंडा क्या है पूरे वर्ष का, उसका विधायी एजेंडा क्या है, ठीक है, उसकी नीतियां क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, इसके बारे में वो बताते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का भी अभिभाषण होता है तो वो बताते हैं, तो सेम वही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब कथन 2 सही है। विधानसभा अपने रूल ऑफ प्रोसीजर के अनुसार काम करती है यदि रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से विधानसभा काम करती है। पहला तो यह है कि विधानसभा कैसे काम करेगी, अपने रूल ऑफ प्रोसीजर के द्वारा। लेकिन यदि किसी विशेष विषय पर राज्य विधानसभा के नियम मौन है, साइलेंट हो, तो जहां पे कुछ वो कह नहीं रहा है, तो प्रचलन यह है कि लोकसभा के नियमों को संदर्भ के रूप में अपनाया जा सकता है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि अगर विधानसभा के नियम मौन है तो क्या लोकसभा के नियम को संदर्भ या रेफरेंस के तौर पर अपनाया जा सकता है, क्या यह कथन सत्य है? तो यहां यह कथन सत्य है, ठीक है। इस तरह के घुमा के भी पूछ सकता है। अधिकांश राज्य विधानसभाओं के नियमों में इसका प्रावधान मिलता है। लोकसभा के नियमों का सहायक रूप से उपयोग किया जा सकता है ताकि विधायी कार्य बिना रुकावट चल सके। मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसा आप विधायी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे जो है विधानसभा का जो नियम बना हुआ है वहां पे वो जो रूल ऑफ प्रोसीजर जो बना हुआ है, रूल ऑफ प्रोसीजर में वो वहां पे मौन है, कुछ कहता नहीं है। तो जो लोकसभा में ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे कानून में जो लोकसभा में नियम अपनाए जाते हैं, तो ये उस नियम को आप अपना सकते हैं, ऐसा प्रचलन में है, ठीक है। तो कथन यही कह रहा था, तो उस आधार पर आप बोल सकते हैं कि कथन सत्य है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भी 2025 में आया हुआ है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, ठीक है। ये आप जानते होंगे विवेक शक्तियां क्या है उसकी अपनी। उस आधार पर भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेसित किया बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए। अब ये क्यों सही नहीं है इस पे चर्चा करते हैं, और ये क्यों सही है इस पे भी चर्चा करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं स्टेटमेंट? देखिए, संविधान राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, जैसे अनुच्छेद 200, आप लोग जानते भी होंगे, अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। त्रिशंकु विधानसभा, मान लिया कि किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिली, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है, वैसी परिस्थिति में जो सबसे बड़े दल का नेता होता है उसको जो बुला लिया जाता है कि भाई अपनी बहुमत अगर आप साबित कर सकते हो, अगर तो ठीक है आप सरकार बना लो, बहुमत अगर साबित नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक है उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि फिर आपको जो है फिर से दोबारा चुनाव कराना बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत सारा धन खर्च होता है। इसलिए प्रावधान दिया गया त्रिशंकु विधानसभा में मिली जुली सरकार भी बना ले बहुत बड़े दल का नेता मिलकर, ठीक है। आप देखे होंगे 90s के दशक में भारत में इस तरह के सरकार केंद्र में बहुत मिलीजुली सरकार रही है। अटल बिहारी वाजपेयी मिलीजुली सरकार बहुत चलाए हैं, ठीक है। तो इसमें अलायंस भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम में यह है। इस विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना सेम वही जैसे राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार ये विवेकाधीन कार्य अंतिम होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति राज्यपाल की भागीदारी के बिना राज्य की विधानसभा में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं?
स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल को ही राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। एक्सप्लेनेशन में आप समझ गए, एक्सप्लेनेशन में कि क्या स्थिति है, उस आधार पर कथन एक सही है। अब क्यों सही है? राज्यपाल विधेयकों को सुरक्षित रखने और त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्त करने जैसे मामलों में विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 200 के तहत जो है 163 के तहत ऐसे निर्णयों को अंतिमतः बरकरार रखता है। ठीक है। और दूसरा जो है, राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को एक तरफा विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। यह शक्ति अनुच्छेद 200 के तहत पूरी तरह से राज्यपाल के पास है। इसलिए विवेकाधीन शक्तियों में कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से शक्तिशाली है, क्योंकि ऐसे मामलों में केवल और केवल राज्यपाल को अधिकार है, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब देखिए हमारा पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया कि राज्यपाल राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और एक अलग व्यक्ति होना चाहिए जिनका कोई गहरा राजनीतिक संबंध न हो या जिससे हाल के दिनों में राजनीति में भाग न लिया हो। सोचिए, राज्यपाल का पद हमेशा विवाद में रहा है। आप देखते हैं कि राज्यपाल के पदों का जो है बहुत मतलब इस तरह का मिसयूज का भी सवाल आता है कि जो केंद्र में सरकार है राज्यपाल का कभी कभी मिसयूज भी करती है, ऐसे न्यूज भी आते हैं। कई बार आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा भी होगा। अब किसी हम घटना का संदर्भ का यहाँ फैक्चुअल के तौर पर वर्णन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि मिसयूज होने के चांसेस होने के कारण ये जो है आयोग बनाया गया कि राज्यपाल के पद का मिसयूज न हो और उसके मिसयूज को रोकना जाना चाहिए। तो ये प्रावधान किया गया, ये एक सलाह दिया गया कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और एक अलग व्यक्ति होना चाहिए जिसका कोई गहरा राजनीतिक संबंध ना हो, जिसे हाल के दिनों में राजनीति में भाग न लिया हो। ठीक है, ये सलाह दिया गया, लेकिन व्यवहार में तो होता नहीं है। उसी व्यक्ति को बना दिया जाता है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होता है। ठीक है, तो फिर भी बट स्टिल इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? ये जो है सरकारिया आयोग 1983 में जो बना था उसने सलाह दिया था। 1983 में ही सलाह दे दिया था। वो समझिए, 1983 मतलब आज से 40-42 साल पहले ये सलाह दे दिया था। और आज की स्थिति देखिए, आज भी कमोबेश वही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सुझाव कोई आयोग देती है, आयोग जो होता है काफी वो विशेषज्ञ होते हैं, उस मामलों को समझते हैं, परखते हैं, काफी स्टडी करते हैं, उस आधार पे अपनी राय बनाते हैं। हवा में राय तो बनाते नहीं हैं। तो उस आधार पे निष्कर्ष के तौर पे ये प्रावधान किया था, ये जो है आपको सुझाव दिया था। तो इस सुझाव को सरकार को मानना चाहिए, पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब इसमें हम ज्यादा बहस में नहीं जाएंगे, यहाँ सीधे आंसर देखेंगे। आंसर सी है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि राज्यपालों का यानी गवर्नर का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग की रिपोर्ट में सुझाए गए निम्नलिखित सख्त निर्देशों को अपनाना चाहिए। कहा गया है चाहिए, अब अपनाती है कि नहीं अपनाती है? अब देखिए, बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो ताकि वो निष्पक्ष रह सके। भाई सरकार का व्यक्ति होगा तो कैसे निष्पक्ष होगा? तो बाहर का होना चाहिए, उसका कोई गहरा राजनीतिक संबंध नहीं होना चाहिए। अब गहरा यहां लिख दिया है। अब सरकार कहेगा कि भाई ये तो गहरा है नहीं, वहां गहरा क्या है गहरा नहीं है। अब इसमें बहुत बारीक अंतर होता है। उसने हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति में भाग न लिया हो, उसका कोई गहरा स्थानीय जुड़ाव दबाव समूह संबंध न हो, ये सारा वो है चीजें। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 में। ठीक है, अन्य विकल्प गलत क्यों है? यह आयोग प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है, इसने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उपयुक्त जैसी सिफारिशें नहीं दी, इसलिए जो है पहला जो है गलत है। ठीक है, दूसरा जो है ये भी जान लीजिए कि क्यों गलत है। यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर भी, इस तरह के क्वेश्चन भी बनेंगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना, या प्रथम प्रशासनिक सुधार जो 1966 में बना उसने प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित था। क्या उसमें राज्यपाल के बारे में भी कुछ कहा गया था? मतलब ऐसे जानना चाहिए आपको कि किस संदर्भ में इसका क्वेश्चन में यूज कर ले। इसलिए मैं यहां बताता हूं कि अन्य क्यों नहीं है। केवल हम आंसर में ही नहीं रहते हैं, हम अन्य विकल्पों पे भी आपको हम विचार करते हैं कि आपका जो है पूरा प्रश्न के सारे आयाम खुल जाए। अब जैसे आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अन्य विकल्प क्यों गलत है। तो अन्य विकल्प इसलिए गलत है कि इसने इससे संबंधित कुछ किया नहीं, तो लेकिन दिया क्या था भाई, ये भी तो होना चाहिए भाई, दिया क्या था, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसी तरह राज्य मनार समिति 1969 में बना। यह समिति तमिलनाडु में केंद्र राज्य संबंधों पर गठित हुई थी। इसने राज्यपाल की नियुक्ति पर कुछ बातें उठाई थी, पर राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित और राजनीतिक व्यक्ति जैसे सटीक अनुशंसा नहीं दी थी।
अब इसने सटीक अनुशंसा नहीं दी थी, ये भी आप समझ लीजिए। जो इसने सटीक अनुशंसा आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन भी जो देखेंगे, क्योंकि राज्यपाल यूट्यूब पे भी जो देखेंगे उनके बारे में भी मैं बता दूं कि राज्यपाल का जो पद है, गवर्नर का जो पद है, काफी विवाद में कभी कभी रहता है। तो विवाद में जब रहता है तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, खासकर सरकारिया आयोग का जो आपका रिकमेंडेशन है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए वीडियो में भी कि क्या क्या रिकमेंडेशन है। हालांकि मैं इस क्लास का पीडीएफ डालूंगा, वहां से आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। आप उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिकमेंडेशन था। उस रिकमेंडेशन के आधार पे सरकार को यह राज्यपाल की नियुक्ति करते समय यह देखा जाना चाहिए कि इन जो शर्तों को सरकारी आयोग ने दिया था, उस शर्तों पे ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है राज्यपाल के तौर पर, वो खरे उतरते हैं कि नहीं। तो जो भी विवाद से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वहां यूपीएससी जरूर टच करता है या चर्चा में रहा हो किसी कारणों से। तो राज्यपाल पद हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अब उसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग संविधान के कामकाज की समीक्षा जो 2000 में बनी थी, इस आयोग ने भी राज्यपाल की भूमिका पर टिप्पणी की, लेकिन मूल प्रसिद्ध अनुशंसा नहीं की। ठीक है, टिप्पणी की, इसलिए यह ऑप्शन में दिया है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में आया हुआ प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए प्रश्न मिलता जुलता भी आता है, इसी प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने, एकदम यही प्रश्न नहीं था लेकिन इससे इसी टाइप का था। किसी राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा अलग, तो हालांकि दोनों सही है। पहला था, इसका हमने बता दिया था, यहां भी मैं बता दूंगा कि उसके विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसको इम्यूनिटी दी गई है राज्यपाल को। और उसी प्रकार जो है राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यह प्रावधान है। ठीक है, इसका ऑप्शन दोनों सही है, सी। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका विस्तार से। राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, यहाँ चूंकि मैं पिछले क्वेश्चन में ज्यादा समझा चुका था तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको मैं बता दे रहा हूं, अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें किसी भी आपराधिक कार्रवाई से, यहां तक कि उनके व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में भी छूट प्राप्त है। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार या कारावास नहीं दिया सकता, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी परिलब्धि और भत्तों में कमी नहीं जा सकती। इस प्रकार दोनों कथन सही है, यह बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। समझ गए। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा प्रश्न समझ लीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। अब इसमें जो है कोई भी कथन सत्य नहीं है, न तो एक न तो दो। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, सभी जो है असत्य है। ठीक है, सभी कथन असत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, अब कितने हो सकते हैं भाई? अब ये कह रहा है आधे से भी बड़े हो सकते हैं, यानी इसमें कुछ टेक्निकलिटी है। मतलब क्या कह रहा है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ा हो सकता है, आधे से बड़ा नहीं हो सकता है। और किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, नहीं नामित करता है। अब इसमें क्या प्रावधान है, उस प्रावधान को अगर आप समझ लेंगे तो उस आधार पर, जिस आधार पर कह रहा है कि गलत है। अब देखिए कथन एक सही नहीं, यानी असत्य है। ठीक है, सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद का आकार विधानसभा के आकार का 1/3, समझ रहे, 1/3 होना चाहिए। विधानसभा का आकार जो है विधानसभा के 1/3 भाग होना चाहिए जो विधान परिषद होगा। ठीक है, हाँ, ये जनरली नियम है। लेकिन मान लीजिए कि किसी राज्य का विधानसभा बहुत छोटा है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि नियम है कि न्यूनतम 40 सदस्य, अधिकतम विधानसभा की संख्या न्यूनतम जो है 40 सदस्य होना चाहिए, 40 से न्यूनतम सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं हम 1/3 कर रहे हैं और वहां जो है 40 से कम चला जा रहा है, मान लीजिए विधानसभा का आकार ही इतना छोटा है वहां का कि हम 1/3 मान लीजिए शर्त वहां पे लगा दिए, तो पता चला कि 40 से कम चले गए, तो इसलिए वहां पे शर्त लगा दिया है कि
40 न्यूनतम सदस्य होना चाहिए और अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से कहीं भी आधे से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि 1/3 हो अधिकतम, ये शर्त है, सीमा है। लेकिन वैसे केस में 40 होगा जहां की विधानसभा की संख्या कम है, तो वहां फिक्स कर दिया है कि 1/3 अगर लेते हैं तो 40 से कहीं कम ना हो जाए, तो वहां पे हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये वहां देखना होगा कि 40 और 1/3 का प्रावधान है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसलिए जो है आधा नहीं हो सकता, आधा होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/3 है, समझ गए आप। दूसरा कथन क्यों नहीं सही है? विधान परिषद में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इन्हें विधान परिषद सदस्य अपने ही बीच से चुनते हैं। ठीक है, राज्यपाल मर्यादित संख्या में सदस्यों को नामित करते हैं, पर अध्यक्ष को नहीं, केवल कुछ योग्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित करते हैं। ये टेक्निकलिटी है। 6 सदस्यों को नामित वो कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष को नामित नहीं कर सकते। अध्यक्ष अपने जो वहां के सदस्य हैं अपने उन्हीं में से बीच में से उनको चुनते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में ये प्रावधान है, तो इसलिए दोनों कथन असत्य हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारा यह टॉपिक आज समाप्त होता है। अच्छा है, आप लोगों को पसंद आया होगा, पूरी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए भी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।